والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. जज़ाकल्लाह। डॉक्टर हाफिज मोहम्मद इसाक साहब ने कुरान पाक की सादत हासिल की। ऑन बिहाफ ऑफ बीएम होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पाकिस्तान, मैं आज के इस इवेंट में आने वाले तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानों ने गिरामी को खुशामदीद कहता हूँ और सिर्फ रस्मी शुक्रिया अदा नहीं करूँगा। मौसमी तगय्युरात के हवाले से जो आज सूरत हाल है और इतनी मुश्किल तरीन सूरत हाल में आप पहुंचे यहाँ और इस कदर शॉर्ट नोटिस पे पहुंचे कि मैंने मोस्टली कल ही दोस्तों को फोन, तकरीबन तमाम दोस्तों को कल ही मैंने फोन पे इनवाइट किया और एक दिन के नोटिस पे आप सब अहबाब तशरीफ लाए और इतनी दूर दूर से क्वेटा से माशाल्लाह तमाम लीडिंग पर्सनैलिटीज मौजूद हैं। और इससे हटके आप देखें खुजदार तकरीबन को 5-6 घंटे के डिस्टेंस पे है, वहां से खुजदार से डॉक्टर हज़रात तशरीफ लाए हैं, चमन से आए हैं, पेशीन से आए हैं, गुजरात से आए हैं, किली तराना से आए हैं, खानूज़ई से आए हैं, यानी पूरे बलोचिस्तान से ये जो आज माशाल्लाह जिस मोहब्बत का आपने इजहार किया है मोहतरम जनाब डॉक्टर मामला बिस्मिल साहब से, ये मैं बीएम की तरफ से आप सब अहबाब का तहे दिल से मशकूर हूँ। यहाँ पे ये भी मैं बताना चाहूँगा कि ये जो आज का इवेंट है आपने भी देख लिया होगा माहौल, किसी लिहाज से भी हम कोई कारोबारी गेट टुगेदर नहीं किया, बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं आज का हमने ये प्रोग्राम और अरेंज किया या ऑर्गेनाइज किया। चीफ एग्जीक्यूटिव बीएम होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर मामला बिस्मिल साहब ये पिछले कुछ अर्सा से प्रोग्राम बना रहे थे कि मुझे उन्होंने बार कहा कि काफी ऐसा हो गया है कोयटा में चक्कर नहीं लगा सका, तो दिल चाह रहा है दोस्तों से मिलने जाऊं, सिर्फ मुलाकात करने जाऊं, हाल अहवाल हो जाएगा, थोड़ी देर बैठेंगे, गपशप हो जाएगी। तो इसी मकसद के लिए आज तशरीफ लाए हैं डॉक्टर मामला बिस्मिल साहब। शायद कुछ अर्सा पहले भी आ जाते हैं, लेकिन मैं एक चीज शेयर करूंगा दोस्तों से, जैसे अभी डॉक्टर शबीर अहमद दुरानी साहब ने भी कुछ चीजें आपसे शेयर की हैं कि पिछले साल सर की दो सर्जरीज हुई हैं, 2 मेजर ऑपरेशन हुए हैं और अभी 1.5-2 महीने पहले एक बड़ा सीरियस हार्ट अटैक हुआ सर को और हमने उस हवाले से भी किसी को नहीं बताया, इवन हमारे हेड ऑफिस में भी स्टाफ को नहीं पता था कि सर 1 महीने से क्यों नहीं ऑफिस आ रहे। तो अभी थोड़ी सी इनकी सर की तबीयत बेहतर हुई तो सर ने मुझे अभी 1 हफ्ता पहले ही कहा कि सर मैं थोड़ा सा स्टेबल हूँ तो फौरी तौर पे मैं कोयटा जाना चाहता हूँ दोस्तों से मिलने। आप खुद महसूस करेंगे कि कहीं पे हमने बीएम का बैनर नहीं लगाया, कहीं हमने को बीएम के हवाले से कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है, खालिस्तन एक दोस्ताना जैसे जेस्चर ऑफ फ्रेंडशिप आई वुड से कि ये सारे दोस्ती का पैगाम है हमारे दोस्तों के लिए, बलोचिस्तान के जो हमारे दोस्त अहबाब हैं। तो उसी लिए हम सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और डॉक्टर मामला बिस्मिल साहब स्पेशली तशरीफ लाए हैं और इनके साथ मैं शुक्रिया अदा करूँगा जनाब मोहम्मद अली खान लोधी साहब जो लाहौर से स्पेशली तशरीफ लाए हैं। ये बीएम के डायरेक्टर एक्सपोर्ट हैं माशाल्लाह। यकीनन हमारे लिए पाकिस्तानी हमारे लिए फख्र की बात है कि बीएम की प्रोडक्ट्स इस दुनिया में 23 ममालिक में एक्सपोर्ट होती हैं, 23 ममालिक में बीएम का नेटवर्क है। उसको जनाब मोहतरम मोहम्मद अली खान लोधी साहब देखते हैं, डायरेक्टर एक्सपोर्ट हैं, तमाम दुनिया में विजिट करते हैं और नई से नई मंडियां तलाश करते हैं, मार्केट तलाश करते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए। और ये सिर्फ बीएम के लिए बाइसे फख्र नहीं है, ये हमारी मुल्की मईशत के लिए भी बहुत जरूरी है। माशाल्लाह पढ़े लिखे हज़रात समझते हैं कि आज हमें ज़र मुबादला की किस कदर ज़रूरत है। आज हमारे पास हम किन हालात से गुजार रहे हैं। हम चौथे दिन हमें कभी यूरोपीय यूनियन की तरफ देखते हैं, वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते हैं, IMF की तरफ देखते हैं, या कोई और कंसोर्शियम ढूंढते हैं हम लोग। तो ये सारी सूरत हाल में अगर हम डॉलर्स में हम लेके आ रहे हैं तो बीएम को तो यकीनन फायदा है, लेकिन पाकिस्तानी मईशत के लिए एक अब
किस कदर वो अहमियत के हामिल हैं, ये आप सब पढ़े लिखे आप समझते हैं। खैर बात लंबी हो रही है, तो मकसद आज का आने का ये है, कतई बीएम के हवाले से नहीं, कोई बिजनेस नहीं। सर ने मुझे कहा था वाज़े तौर पे दोस्तों को मेरा मैसेज देना है कि मैं सिर्फ दोस्तों से मिलने आया हूँ, हाल अहवाल मालूम करने आया हूँ, गपशप करने आया हूँ। तो मैं इसी ये सर का मैसेज डॉक्टर शबीर दुरानी साहब ने भी आपको बता दिया था, मैंने भी आपको बता दिया है। तो इससे पहले कि मैं सर को माइक दूँ, सर इंशाल्लाह आपसे गुफ्तगू करेंगे। इस दौरान अगर कोई सवाल सामने आता है, जैसे डॉक्टर हारून साहब ने भी मुझे बताया कि बड़ी एक अहम, मुझे मेरे नॉलेज में भी इजाफा हुआ कि बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन इस्टेब्लिश तो पहले का हुआ था, लेकिन अब बाकायदा पिछले चंद दिनों में फंक्शनल हो गया है। इससे पहले सिंध हेल्थ केयर कमीशन भी मौजूद है, पंजाब मौजूद है, केवीके मौजूद है। तो बलोचिस्तान में ये चीज़ अभी इसमें काफ़ी अभी क्योंकि डिले हो रहा था, तो अभी डॉक्टर हारून साहब ने बताया बाकायदा अब चंद दिन पहले से जो बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन ने काम कर दिया है। तो इस हवाले से आपको बहुत सारी मालूमात दरकार होंगी जो आपको प्रैक्टिस करने के लिए ज़रूरी चाहिए, आपके पास वो मालूमात होनी चाहिए। तो मैं सर से वो भी डॉक्टर हारून साहब की तरफ से मैं रिक्वेस्ट करूँगा, सर उस हवाले से भी कोई थोड़ी सी गाइडलाइन दे दें। तो मैं गुजारिश करूँगा चीफ एग्जीक्यूटिव होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल्स पाकिस्तान मोहतरम जनाब डॉक्टर अमानुल्लाह बिस्मिल साहब। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरी जानिब से और बीएम के तमाम प्लेटफॉर्म और बीएम की तरफ से आप तमाम इससे पहले कि मैं अगली बात का आगाज़ करूं, मैं ख़ुसूसी तौर पर आज से कोई 6-7 साल पहले एक जगह पे हमारा प्रोग्राम हुआ था और शदीद बारिश हुई थी, और मुझे शफ़क़त साहब ने कहा जी कि हमने 150 बंदों का अरेंज किया हुआ है, तो बारिश इतनी शदीद है मुझे नहीं लगता कि 100 भी दोस्त इकट्ठे हो सकेंगे। आप ये अंदाज़ा करें कि हमने 9 बजे प्रोग्राम ख़त्म करना था, हमने रात को 12 बजे प्रोग्राम ख़त्म किया और उस प्रोग्राम में 250 लोग शामिल थे। पता नहीं कहाँ से आए थे। और मुझे याद पड़ता है कि उस प्रोग्राम में मैंने नॉलेज शेयरिंग की थी ऑस्कल्टेशन के ऊपर, कि स्टेथोस्कोप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है और उसकी कान में आवाज़ें कैसे असेस की जाती हैं, स्टेथोस्कोप के मकासद क्या हैं। एक होम्योपैथिक डॉक्टर एक स्टेथोस्कोप जस्ट एज ऑर्नामेंट अपने पास रखता है या कि उसे एज ए मुआलज उसके इस्तेमाल को उसका जानना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ एलोपैथिक सेक्टर में भी इस चीज़ की बहुत कमी पाई जाती है। तो मैंने स्टेथोस्कोप के साउंड जो कान में आते हैं, मैंने वो बाकायदा उसके लिए माइक ऑन करवा के, स्पीकर ऑन करवा के वो साउंड सुनवाए थे कि व्हाट इज़ द हार्ट बीट रेट, उसका साउंड कैसा मिलेगा, निमोनिया का साउंड कैसा होगा, एस्थमा का कैसा होगा, ब्रोंको निमोनिया का कैसे होगा, ब्रोंको एस्थमा का साउंड कैसा होगा। अगर कोई बच्चा है वो पीडीए का केस है, उसके दिल में सुराख है, तो उसकी बीट किस तरह की होगी। इस तरह मैंने मल्टीपल चीज़ें डिस्कस की थी आप दोस्तों से, और मुझे उम्मीद है कि उन जो दोस्त यहाँ बैठे हैं उनमें से जिन्होंने वो सुना होगा वो आज भी उसको याद रखते होंगे। मेरा आज नॉलेज शेयरिंग के बारे में ज़रूर प्रोग्राम होता, लेकिन माशाल्लाह आप सारे ही दोस्त इस बात को समझ सकते होंगे कि मैं पिछले कोई 3 सालों से तो अल्लाह की जानिब से कुछ इम्तहानात में था। उस इम्तहानात में मेरी लंबर सर्जरी के मसाइल आ गए। एक तरफ मैं आईसीयू में था, एक तरफ मेरी वाइफ आईसीयू में थी। मेरे उसी दौरान में मेरी वाइफ का इंतकाल हो गया। मैं अपनी वाइफ का जनाजा भी व्हील चेयर पर बैठ के पढ़ सका। फिर उसके बाद मैंने अपने आप को काफ़ी संभाला। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह के बच्चों ने काफ़ी हद तक सिस्टम को कंट्रोल किया, लेकिन मैं को 3-4 माह का अरसा सीन से नहीं आ सका, न कहीं जा सका। लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की कि मैं सोशल मीडिया के ज़रिए अपनी प्रेजेंस जो है वो दोस्तों तक रखूँ। फिर ईद रमज़ान से कुछ दिन पहले मैं अपने आप को समझ रहा था कि मैं काफ़ी हद तक ठीक हो गया हूँ। तो मैं जिस तरह मेरे ये साथी बैठे हुए हैं, इनमें से मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका मेरा ताल्लुक़ 30 साल से ज़्यादा है। जो मेरे दोस्त यहाँ बैठे हैं, जो मुझे जानते हैं,
जिनके साथ मैं बलूचिस्तान आया करता था सिर्फ मुलाकात के लिए, और मैं किसी ज़माने में पटेल रोड पे प्रैक्टिस भी किया करता था। और यहाँ मेरे कुछ जर्नैल होते थे दोस्त, कोई यहाँ के स्टाफ कॉलेज के दोस्त होते थे, वो मुझे बुलाया करते थे कि जी आपने आना है, और उनकी फैमिलियाँ मेरे पास आती थी। फिर मैं काफ़ी अच्छा प्रैक्टिस करता रहा। और इन सारे के सारे साथियों से मैं अगर हकीकत बात कहूँ तो मैं क्यों मिलने आया हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मेरी सेहत से मैं गुज़र रहा हूँ, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अपने पूरे पाकिस्तान में अपने उन साथियों को जिन्होंने मेरे साथ 1981 में सफ़र का आगाज़ किया था, और इस सफ़र के आगाज़ में आज तक वो मेरे साथ, कंपनी के साथ, प्रोडक्ट के साथ, अपने प्रोफेशन के साथ जो रिश्ता उन्होंने कायम किया हुआ है, मैं अपने दिल से उसका शुक्रिया अदा करने आया हूँ। क्योंकि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, और मैं माशाल्लाह हो सकता है कि आप में जितने साथी बैठे हों, मैं उन सब से उम्र में सीनियर हूँ। बेशक मेरे दुरानी भाई की दाढ़ी सफ़ेद है, लेकिन मैं ये बताऊँ कि मैं इनसे भी 4 साल बड़ा हूँ उम्र में। तो अल्लाह का शुक्र है, मैंने 1979 में अपने लाइफ कैरियर का आगाज़ किया, और 79 और ये तकरीबन मुझे 45 इयर्स हो गए कि मैं अपने प्रोफेशनल कैरियर में हूँ। तो मेरी ये ज़मीर मुझे अंदर से बार बार कह रहा था कि वो साथी जो आपके उस दौर के साथी हैं जब कोई जानता ही नहीं था अमानुल्लाह बिस्मिल कौन है, बीएम कौन है, तो मुझे ज़रूर उन साथियों के साथ जाना है, बैठना है। शफ़क़त ने बहुत दफ़ा मुझे कहा, लेकिन मैंने कहा मुझे कुछ खड़ा हो लेने दो। और मैं ग़ालिबन 2 महीने पहले या 2.5 महीने पहले मैं अपने सिंध के उन दोस्तों को मिलने गया। मैंने 5 डिस्ट्रिक्ट सिंध के एट ए टाइम प्लान कर लिए, क्योंकि मुझे ये समझ आ रही थी कि मैं अभी 33 साल का हूँ, चाहे 2 दफ़ा 33 साल का हो गया हूँ, लेकिन कोई बात नहीं, लेट मी चेक। तो मैंने सफ़र शुरू किया सखर से, फिर मैं बाई रोड मैंने 5-6 डिस्ट्रिक्टों में अपने उन साथियों से मिला जिन्होंने 81 से मेरे साथ सफ़र शुरू किया था। मैं उनका शुक्रिया अदा करते करते कराची पहुंचा। और उसके बाद जब मैं लाहौर आया तो आके मैं कुछ अर्सा बीमार रहा, क्योंकि ये बहुत लंबा सफ़र था। और फिर उसके बाद जब रमज़ान शुरू होने लगा तो मैं इसी स्ट्रेस में, जो मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहा था, तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मैं, क्योंकि हार्ट अटैक का अंदाज़ा तो किसी को भी नहीं होता, बट अल्लाह की मर्ज़ी ऐसी ही थी। लेकिन अल्लाह ने मुझे सरवाइव किया उसके अंदर। तो मैंने अपने माइंड में एक बात बिल्कुल मेकअप किया, बिकॉज दिस वाज माय सेकंड हार्ट अटैक। एक हार्ट अटैक जो था वो मैंने अपनी बड़ी यंग एज में फेस किया था, 1994 में या 5 में, जब मैंने लाहौर में, अगर कुछ साथियों को याद हो पुराने को, मैंने अलहमरा हॉल में एक प्रोग्राम किया था 3 दिन लगातार, जिसमें डॉक्टर ट्रेवर कुक आया था, जिसमें हानीमन का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडसन आया था, मैडम कैथरीना आई थी, दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से डॉक्टर्स आए थे। 3 दिन लगातार प्रोग्राम चला था। और तीसरे दिन शाम को जब प्रोग्राम ख़त्म हुआ तो मुझे घर वापस जाते हुए रास्ते में हार्ट अटैक हो गया। और उस वक़्त भी मैं कोई 1 हफ़्ता पूरा कार्डियक इंस्टीट्यूट में रहा। अल्लाह ने मुझे वहाँ भी सर्वाइव किया। फिर मैं कोविड का शिकार हुआ। कोविड के दिनों में मेरा एक्सपोजर था बहुत ज़्यादा लोगों में। मैंने कोविड में भी ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ी। मैं वेंटिलेटर पे भी पहुंचा, लेकिन अल्लाह ने फिर बचा दिया। आप दोस्तों की दुआएं थी सबकी। फिर 2 लंबे सर्जरियों में अल्लाह ने मुझे सर्वाइव किया, सुरखरू किया। फिर हार्ट अटैक के बाद अभी सुरखरू किया। तो मेरा ये हक बनता था कि मेरे पीछे जो दुआएं करने वाले लोग हैं वो आप लोग हैं सारे। क्योंकि मुझे पिछले कई महीनों से जितने भी दोस्त उम्रा पे जाते हैं, ज़ियारात पे जाते हैं, वहाँ मदीना शरीफ से मुझे उनकी वीडियो कॉल्स आती हैं कि हम यहाँ बैठ के आपके लिए दुआ कर रहे हैं। मेरे से बड़ा खुशकिस्मत और कौन हो सकता है कि इतनी मुक़द्दस जगह पे आप साथी मेरे लिए दुआएं करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि यही मेरी ताकत और मेरी एनर्जी का ज़रिया है। और मेरी आज आप दोस्तों से ये मुलाकात, अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि आइंदा कब होती है, लेकिन फिर भी ज़िंदगी में मेरे से कभी कोई कोताही हुई हो, मैंने किसी का दिल दुखाया हो, कभी किसी से मेरी कोई बात अभी अच्छी बुरी हो गई हो, तो मैं आप सब दोस्तों से उसके लिए माफ़ी का खासगार हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप बड़ा दिल रखते हुए मेरी किसी कोताही को, मेरी गलती को दरगुजर करेंगे
और मेरी ज़िंदगी में भी और मेरे बाद में भी इस होम्योपैथी के मिशन को वैसे ही जारी रखेंगे जैसे कि मैंने, मेरे वालिद ने, मेरे दादा ने इस प्रोफेशन के अंदर अब तक 125 साल गुजार दिए हम लोगों ने। और मैं ही तवक्को करता हूँ कि जो हमारे बलूचिस्तान के साथी मेहनती दोस्त है, बलूचिस्तान के रिमोट एरिया में बैठ के इतनी मेहनत से इतनी जगहों पे जहाँ मुझे इत्तफाक हुआ चमन में जाने का, फिर मुझे और जगहों पे, और मैं हैरान होता था कि यार ये चमन जैसे इलाके में और इधर बैठ के ये यहाँ सर्विस मुहैया कर रहे हैं, और हम लोग बड़े फन्ने खान बनते हैं कि लाहौर पे बैठ के प्रैक्टिस करना कौन सा काम है। प्रैक्टिस करनी है तो बंदा पशीन बैठा है, बंदा लोरा लई बैठा है, बंदा कुछ लाख बैठा है। एक रिमोट एरिया है ना जहाँ से सफ़र 6 घंटे का पड़ जाता है बंदे को, फिर उन लोगों को अपनी बसात के मुताबिक चीज़ें मुहैया करना, फिर उनके लिए ज़रिया शिफा बनना। मैं बड़ा इंस्पायर था इस चीज़ से, और मैं बड़ा खुश भी हूँ कि मैं जिस मेहनत के लिए कोशिश कर रहा था आप दोस्तों ने उसमें और दिया जलाया और रोशनी की, और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक इस दिए को जलाए रखे और आप इसको आगे लेके चलें। इसके अलावा बाकी साथी जिनका मैं नाम नहीं ले सका, कुछ थोड़ा सा मेरे हाफजे पे ज़्यादा असर नहीं आया, लेकिन फिर भी बहुत सारे साथियों के मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे साथ 81, 82 में बिगनिंग की थी। बहुत मेहनत, जो मतलब उनके भी आतिश जवान थे और मैं भी उस वक़्त बिल्कुल यंग था। तो आज माशाल्लाह वो भी मेरे साथ उम्र के साथ साथ आगे चल रहे हैं। उनको भी अगर मेरी कोई बात किसी मौके पे बुरी लगी हो तो मैं उनसे भी माफ़ी का खासगार हूँ, बिल्कुल माफ़ी का खासगार हूँ। बल्कि मुझे याद है कि ये अहमद साहब आए हुए हैं आज के मीटिंग में, आए, मुझे अच्छी तरह याद, वालिद साहब याद थे उस ज़माने में, तो मेरी बीवी भी, तो अहमद साहब बिल्कुल यंग थे। वैसे तो ये मेरे हाथ में बच्चे हैं, ये अहमद साहब जो है, आपको वैसे सफ़ेद दाढ़ी नज़र आ रही है इनकी तो इन्होंने कहा नहीं जी हम आप होटल में नहीं रहेंगे। मेरी वाइफ और मेरे बच्चे 2 थे गालबन, उस वक्त तो हम सरीना में ठहरे हुए थे। इन्होंने बड़ा मजबूर किया कि नहीं जी आप आएँ, तो मैंने कहा हम खाना ज़रूर खाएंगे आपके साथ। और मुझे आज भी याद है अच्छी तरह कि मैंने बलूचिस्तान की सरजमीन पे कोयटा में अगर किसी के घर में पहला खाना खाया था तो वो इनके वालिद साहब के साथ बैठ के दस्तरखान पे खाया था। ये उस दौर की बातें हैं। फिर बोलान कॉलेज जिस दौर में बना, मुझे पता है कि हमारी क्या उस वक़्त थी वो बलूचिस्तान कॉलेज के हवाले से। फिर हमने यहाँ पे एक बोलान हाउस खोला, BM हाउस खोला, उसमें भी बड़ी कंट्रीब्यूशन थी इस फैमिली की। तो बाकी भी दोस्त जो BM के साथ बहुत मुखलिस हैं, रहे हैं, चल रहे हैं, वो इसलिए नहीं कि ये BM है, इसलिए कि ये होम्योपैथी है, ये हमारा ओढ़ना बिछोना है, हमारी मेहनत है, ये आपका पौधा है, ये आपने लेके चलना है। जिस तरह मेरे दादा ने कहा कि ये पौधा मेरा नहीं है, ये आपका है, मेरे वालिद ने कहा ये पौधा मेरी ज़ात से नहीं है, ये प्रोफेशन से है। मैं भी आज वही पैगाम दे रहा हूँ कि ये आप सबका पौधा है, आपने इसको लेके आगे चलाना है ताकि होम्योपैथी के अंदर किसी किस्म की कोई कोताही ऐसी ना आए कि जो सरकारी हथकंडों में जाने के बाद हमारे प्रोफेशन के ऊपर जिस तरह के वार किए जा रहे हैं, जिस तरह से पंजाब के अंदर जो है होम्योपैथिक और तिब कैडर की एम्प्लॉयमेंट जो है उस कैडर को ख़त्म कर दिया गया। आपको तो ये नहीं पता, लेकिन मैं अभी पिछले दिनों मेरी 2 मिनिस्टर, पंजाब के हेल्थ मिनिस्टर से मेरी 2 मुलाकातें हुई हैं। एक जो होम्योपैथिक स्टोर्स के ऊपर छापे पड़ रहे थे और फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्रियाँ सील की जा रही थी, उसमें कुछ हमारे दोस्तों की भी कोताहियाँ हैं, वो भी मैं आपसे कोई सवाल जवाब होगा तो डिस्कस करूँगा इंशाअल्लाह ताला। तो मैं इन्हीं अल्फाज के साथ अपने इन बातों को यहाँ पे ख़त्म करूँगा कि आप दोस्त मेरे लिए इंतहाई मुकर्रम, इंतहाई मुक़द्दस और इंतहाई प्यार वाले हैं। मैं जब भी आता था मैं हर एक दोस्त के पास खुद पहुँचता था। मेरी इस दफ़ा के विज़िट की इस कोताही को आप दरगुजर कर दीजिएगा। मैं इस काबिल नहीं हूँ, मैं व्हील चेयर इस्तेमाल करता हूँ मोस्टली, क्योंकि मैं ट्रैवल नहीं कर सकता ज़्यादा। अभी भी मैं ज़बरदस्ती अपनी स्टिक ऊपर छोड़ के आया हूँ ताकि मैं आपको अभी भी ज़ाहिर कर सकूँ कि मैं अभी भी 2 दफ़ा 33 साल का और ज़्यादा बूढ़ा नहीं हूँ, मैं चल सकता हूँ अभी जी। तो अल्लाह का शुक्र है, आप दोस्तों की मोहब्बत, दुआएं इसी तरह शामिल हाल रहीं तो अल्लाह ताला मुझे ज़रूर से इससे नवाजेगा और आपके दरमियान में
दोबारा भी आके बैठूंगा, लेकिन आपने एक बात ज़रूर याद रखनी है, जिस तरह आप अपने अजीज़ व अकारब के लिए, अपने बुज़ुर्गों के लिए, बड़ों के लिए दुआए मग़फ़िरत मांगते हैं, दुआए सेहत मांगते हैं, मैं भी आपका भाई हूँ, मैं भी आपका बड़ा हूँ, मैं भी हक़ रखता हूँ कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि आप मेरे लिए भी सेहत की दुआ कीजिए। और मैं ज़िंदा रहा तो दोबारा मुलाकातें होती रही, ना रहा तो मेरी बात को ज़रूर ज़हन में रखना है कि मेरी गलतियों, कोताहियों, किसी भी चीज़ को आपने दिल से नहीं लगाना, मुझे दरगुजर करना है। बलोचिस्तान ने जो है ये डाटा सारे का सारा पंजाब का डाटा मंगवाया है और सिंध का डाटा मंगवाया है। उस डाटे को कॉपी करके तो बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन जो है वो तरतीब दिया जा रहा है, लेकिन ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। हम अभी इसका सोल्यूशन भी आपको गाइड करेंगे, इसकी कमेटी कैसे बनती है वो भी गाइड करेंगे। जो हमारा लाइसेंस है एसोसिएशन का, वो बड़ा यहाँ पे किरदार अदा करेगा आप लोगों के लिए। हम आपकी कमेटी को अपने लाइसेंस से ऑथोराइज कर देंगे कि इस कमेटी के बगैर जो है वो हेल्थ केयर कमीशन जो है वो किसी किस्म की कोई पॉलिसी नहीं बना सकता। ये कमेटी के डॉक्टर आप चूज़ कर लें, हम वो हेड ऑफिस से रिकमेंड करेंगे और वही कमेटी हम मरकज़ को भेजेंगे और वही कमेटी वहाँ पे रजिस्टर करेंगे, वही बलोचिस्तान में जाएगी आप दोस्तों की मशावरत से जो आप फैसला करेंगे, ताकि हम वो लेटर फिर भिजवाएंगे बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन सेक्रेटरी हेल्थ को कि ये कमेटी हमारे लाइसेंस नंबर ये है, हम गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज बॉडी हैं और ये हमारे साथी पूरा नॉलेज रखते हैं हेल्थ केयर कमीशन के ऊपर। और जहाँ कहीं भी हेल्थ केयर कमीशन के MSDS जो इसके बनने हैं, MSDS मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, एक होम्योपैथिक डॉक्टर के अपने प्रैक्टिस में मिनिमम स्टैंडर्ड क्या होंगे कि वो अपनी सर्विसेज कैसे लोगों को देगा, इसके स्टैंडर्ड बनते हैं। फिर उसके इंडिकेटर्स होते हैं, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन होती है, फिर उसके नंबर्स होते हैं और उसके बैक एंड के ऊपर उसके रूल्स होते हैं कि उन स्टैंडर्ड्स के ऊपर एक क्लिनिक के अंदर होगा क्या। फिर उसके बाद उसके रेगुलेशंस होते हैं जो इंस्पेक्टर्स को दिए जाते हैं, जो आके क्लिनिक की इंस्पेक्शंस करते हैं। तो ये बातें मैं बिल्कुल, मेरे तो ज़बानी टिप्स पे है क्योंकि मैं सिंध में भी रहा, बल्कि सिंध गवर्नमेंट मुझे बुलाती रही है। जब सिंध हेल्थ केयर कमीशन बना था तो मैंने को 5-6 मीटिंग्स में उनको काफ़ी सारे वो मैंने जो है ना वो ट्रेनिंग अवेयरनेस सेशन होते हैं इसके, तो वो सेशन मैंने बना के रखे हुए हैं। उर्दू में मैंने इंडिकेटर तैयार किए हुए हैं, सारे बनाए हुए हैं। वो जो कमेटी आप दोस्त तश्कील देंगे कि जी ये हमारे साथी वर्स्ट भी हैं, बोल भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं और गवर्नमेंट से बैठ के फाइट भी कर सकते हैं। जहाँ पे आपको लगे कि आपको मेरी ज़रूरत है, मैं इंशाल्लाह चाहे बेड पे हूँ चाहे व्हील चेयर पे हूँ, मैं आपकी खिदमत के लिए हाज़िर हूँगा ताकि आपके कमीशन के अंदर कोई ऐसे नुक्ते मत डाले जाएं कि जिससे होम्योपैथी प्रैक्टिस करने वाले साथियों को कोई नुकसान पहुँचे। वो नुकसान क्या हो सकता है वो आप बातें करें, बताएं, मैं आपको गाइड करूंगा कि कैसे नुकसान पहुंचाया जाता है होम्योपैथी प्रोफेशन को। क्यों कि उनके पास जो कमेटी बनी होती है उसमें एक भी होम्योपैथ नहीं होता, उनके अपने ही सारे मेडिकल कॉलेज का प्रिंसिपल, डिपार्टमेंट का डिप्टी सेक्रेटरी, फलाना डॉक्टर, तो उनको क्या पता होम्योपैथिक प्रैक्टिस के अंदर कैसे प्रैक्टिस की जाती है। तो ये टिप्स मैं आपसे शेयर भी करूंगा और इंशाल्लाह जो इसके MSDS हैं, जो इसके इंडिकेटर्स हैं, जो इसके रूल्स हैं, जो इसके रेगुलेशंस हैं, जो इंस्पेक्शन रेगुलेशंस हैं, ये सारी की सारी चीज़ें इंशाल्लाह मैंने उर्दू में क्योंकि बना रखी हुई हैं, वो मैं यकीनन जो आप कमेटी तश्कील देंगे मैं उनसे वो शेयर भी करता रहूँगा और जो उनको गाइडलाइन चाहिए होगी मैं उनको देता भी रहूँगा इंशाल्लाह ताला। आई एम सॉरी मैंने दोबारा बात शुरू कर दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। Assalamualaikum, saya semua mungkin sponsor और ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ने होम्योपैथी की 672 या 82 मेडिसिन बैन कर दी है। बल्कि आप शुक्र करें खुदा का, बर्बरस बैन हो रही थी, रस्टॉक्स बैन हो रही थी, पल्सटीला बैन हो रही थी, राबुल्फिया बैन हो रही थी, नक्स वोमिका बैन हो रही थी। ये हमें पता है कि हमने कितनी जंग लड़ी है और मैं कितनी मीटिंगों के अंदर जाके तो मैंने इसको वहाँ से निकलवा के तो मैंने इसको रेड लिस्ट से ग्रीन लिस्ट में डलवाया है कि ये बैन नहीं हो सकती। इसके 2 पैरामीटर्स हैं। 1 पैरामीटर इज़ कि अगर पल्सटीला एक पॉइज़न है, रस्टॉक्स एक पॉइज़न है, नक्स वोमिका एक पॉइज़न है,
तो वो मदर टिंचर जो है वो बेसिकली डायरेक्ट ओटीसी नहीं होनी चाहिए। होम्योपैथिक फार्माकोपिया यूनाइटेड स्टेट्स ओटीसी के लिए बकायदा एक डोज रिकमेंड करता है कि भाई नक्स वोमिका इज इक्वल टू 7x जो है ये मार्केट में बिक सकती है, लेकिन डायरेक्ट टिंचर अगर बिकेगा तो वो जो प्रैक्टिशनर हैं, जो आप लोग बैठे हुए हैं, वो आप अपने लेटर हेड पे लिख सकते हैं कि एज ए मुआलिज मैंने एडवाइस किया, मैं जिम्मेदारी उठाता हूं कि मैं प्रेस्क्राइब कर रहा हूं, तो फिर आप वो दे सकते हैं। इस बात पर हमने इसको अप्रूव कराया। बट नोजोड्स, सार्कोड्स, हार्मोन्स, अलरसोड्स, टैटोपैथिक ड्रग्स, ये सारी की सारी बैन कर दिया उन्होंने। और एक और भी चीज, इन्होंने सारी की सारी नारकोटिक्स भी बंद कर दी। पानी से करा ग्लास नहीं, ठीक है, पानी ठीक। अब ये आप लोगों को आवाज ठीक आ रही है? थैंक यू। तो ये जो चीजें हैं जो मैंने बोली हैं, नोसोड्स हैं, नारकोटिक ड्रग्स हैं। आपको अपने होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर हजरात को पता होगा कि होम्योपैथिक प्रैक्टिस में बहुत सारी नारकोटिक ड्रग्स हैं। मैं बड़ी एग्जांपल्स आपको 3, 4, 5, 6 कोट कर देता हूँ। कैनबिस सटिवा, कैनबिस इंडिका, एपोसाइनम कैनाबिनम, ओपियम, प्लम्बेगो ज़िलेनिका, फिलिपेंडुला उलमेरिया, स्पाइरिया उलमेरिया, ये सारे के सारे क्या हैं? ये कैनाबिनम कंपाउंड है। इनके अंदर से नारकोटिक्स निकलते हैं, नेचुरल सोर्स ऑफ नारकोटिक्स। मैंने पिछले 1 साल में मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक के डायरेक्टर जनरल से 3 मीटिंग्स की हैं अब तक, और उन 3 मीटिंग का एक फायदा ये हुआ कि अल्टीमेटली डायरेक्टर जनरल ने अपने कमेंट्स में ये दिया कि होम्योपैथिक इज ए मेडिकल प्रोफेशन एंड इट इज नोन वर्ल्ड वाइड एंड इट इज इन दी प्रियम्बल ऑफ द WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रियम्बल के अंदर है ये, और इसके अलावा दुनिया की बहुत सारी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करती हैं। लिहाजा अगर एलोपैथिक के अंदर नारकोटिक के कोटे दे के, लाइसेंस दे के ड्रग बनाई जा सकती है, तो वाई नॉट इन होम्योपैथी? यही मेरा पॉइंट था उनके साथ कि भी वाई नॉट। उन्होंने एग्री कर लिया मेरे साथ। फिर उन्होंने ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को लेटर लिख दिया कि जी होम्योपैथिक फार्मास्यूटिकल एंड केमिस्ट के प्रेसिडेंट ने मीटिंग की है हमारे साथ, तो तीसरी मीटिंग में हमारे दरमियान ये फैसला तय पाया। लिहाजा ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी एसोसिएशन, जो कि एक गवर्नमेंट की लाइसेंस्ड बॉडी है, उनके साथ मीटिंग करे और रूल्स तय करे और बताए कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी को क्या एतराज है। वो उसने, क्योंकि देखें हमने लाइसेंस दे दिए थे, सारे लाइसेंस थे मेरे पास, नोजोड्स भी थे, सार्कोड्स भी थे, अलसोड्स भी थे, टैटोपैथिक भी थी, नारकोटिक्स भी थी, लेकिन वो सारे के सारे रिवोक कर लिए उन्होंने। अभी मेरे पास कुछ नोजोड्स रह गए हैं। वो इसलिए रह गए हैं क्योंकि मैन एक्सपोर्ट के अंदर वो जाते हैं। कुछ नारकोटिक भी हैं मेरे पास जो एक्सपोर्ट पे जाती हैं, पाकिस्तान में नहीं दे सकता मैं। अब उनके टिंचर तो मैंने बनाने हैं, मैं टिंचर बना सकता हूं, मुझे पर लाइसेंस है तकरीबन 25-20 आइटम के, लेकिन वो टिंचर मैं फिजिशियन को भी नहीं दे सकता, मेरे पे अलाउड नहीं है। मेरे बकायदा लेटर है उसका ड्रग रेगुलेटरी का कि आप वो बना के 7x एंड अबव पोटेंसी में अपनी जो अद्वियात BM की बना के मार्केट करते हैं उसमें डाल सकते हैं, लेकिन बराह रास्त वो टिंचर किसी मुआलज को या मार्केट को नहीं दे सकते वो। अब वो हमने तमाम चीज़ें अपने मार्केट स्टॉक से अलग की हुई हैं, क्योंकि खुदा न खासा को ड्रग इंस्पेक्टर कैच कर लेता है तो कल का वो हमारे गले में पट्टा भी डाल लेगा और आपको भी तंग करेगा। लेकिन इंशाअल्लाह आप दुआ कीजिए, इसकी फाइट जारी है। मेरी पूरी कोशिश है, मेरी सेहत के लिए आप दुआ कीजिए कि अगली 1-2 मीटिंग्स में मैंने नारकोटिक भी खुलवानी है। मैंने जो हमारे ट्रेचुरेशंस हैं, जैसे सार्कोलैक्टिक एसिड है, एसिड सैलिसाइलिक है, फेनेसेटीन है, एंटीपायरीन है, सैलिसाइलिक एसिड है, विलोसैलिसिन है,
ये सारे बंद कर दिए उन्होंने। शुक्र है मेरे पास कुछ हैं अभी, क्योंकि मेरी एक्सपोर्ट की वजह से मुझे इजाज़त मिली हुई है। तो अब इसके ऊपर उनके साथ हमारी जो मीटिंग होनी है अगली, उसके अंदर हमने उन्हें बकायदा में लेटर भी आ गया, सच में याद आ गया कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी का पिछले हफ्ते ही लेटर आया है कि जिसमें उन्होंने हमें ये लिखा है जी कि आप नारकोटिक्स प्रोडक्ट्स और प्रीकर्सर ड्रग्स जो होम्योपैथिक में इस फार्माकोपिया में दर्ज हैं, उनके लिए आप मिनिस्ट्री ऑफ नारकोटिक के साथ राब्ता करके उनसे अप्रूवल बनवाएं और फिर हमारे साथ मीटिंग करें। मैंने वो लेटर उठा के उसकी कॉपी लगाई और मैंने डायरेक्टर जनरल नारकोटिक्स को ये लिखा कि आपने हमें ये कहा कि जी हमने उनको एडवाइस किया है कि वो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट और उनकी जो टीम है उनके साथ मीटिंग करके मैकेनिज्म तय करें। तो उधर से वो हमें कह रहे हैं जी कि आप हमें इस बारे में मैकेनिज्म दें। तो मुझे वो डायरेक्टर जनरल की तरफ से, उसके सेक्शन अफसर है, मेरे ज़हन में नाम नहीं है उनका, तो उन्होंने कॉल की बकायदा मेरे मोबाइल पे। उन्होंने कहा जी कि आप वरी नहीं करें, हम एक लेटर उनको लिख रहे हैं बड़ा ठोक के कि इस दफ़ा मीटिंग करें और इसको फ्रूटफुल बनाएं, और उस मीटिंग के बाद आपने हमें भी मिल के जाना है यहाँ पे। और इसकी अब डेटें तय होने वाली हैं। अल्लाह करे कि हमारी इसी महीने में, मई शुरू हो रहा है, डेट तय हो जाए। और फिर जो आपका सवाल है हार्मोन्स का, नोजोड्स का, सारकोड्स का, अलर्सोड्स का, अल्लाह करे कि मैं कामयाब हो जाऊं उसके अंदर। आपकी सीपिया बंद कर दी यार उन्होंने, कैंथरस बंद कर दी, एपिस बंद कर दी, मैं क्या क्या बताऊं आपको। किसी कंपनी की लिस्ट पकड़े ना जरा, सिर्फ बीएम में सीपिया नजर आएगी, बीएम में एपिस नजर आएगी। वजह क्या है कि बीएम की एक्सपोर्ट बहुत हैवी है, वो इसको बंद करेंगे तो उधर से डॉलर बंद हो जाएंगे, तो इसलिए वो मजबूर हैं इसके ऊपर कि बीएम को वो रोक नहीं पा रहे। लेकिन बाकी किसी भी कंपनी को, लोन को तो कई कई कंपनी उन्होंने स्टॉक्स नहीं दी, बरबरस नहीं दी उन्होंने कहा कि इसको निकालो बीच में से। तो इंशाअल्लाह ताला आपकी दुआएं शामिल हाल रहनी चाहिए। मैं पूरी अपनी ईमानदारी से जद्दोजहद करूंगा कि इस प्रोफेशन में जो हमारे ये उन्होंने 600 समथिंग प्रोडक्ट के ऊपर बैन लगाई है, रेड प्रोडक्ट करार दिया है, इसको हम वापस होम्योपैथी के अंदर लेके आए, क्योंकि नोजोड्स प्रैक्टिस में बड़ा किरदार अदा करते हैं, बड़ी वर्थ है इन चीज़ों की। तो इंशाल्लाह आई विल डू माई बेस्ट इंशाल्लाह जी। बावजूद इसके कि आप बहुत ज़्यादा आगे थे, लेकिन आप तशरीफ लाए और तमाम डॉक्टर हजरात को जो है आपने आगाही दी। मैं ये पूछना चाहूँगा कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी, इसके बारे में हमारे डॉक्टर हजरात शायद कम ही जानते हैं, तो इनको आगाही देने के लिए कोई जो आप बता रहे थे कि मैंने उर्दू में कुछ चीज़ें बना रखी हैं, तो मैं चाहूँगा कि आप सबको वो भिजवा दें ताकि सब जान सकें। क्योंकि जब तक हमारे होम्योपैथ्स आपस में इत्तेहाद और इत्तेफाक नहीं करेंगे और इस पे मीटिंग्स नहीं होती रहें, तो ये देखें कि वो बात के बिजली के गले में घंटी कौन बांधेगा। मैं इंतज़ार करूँगा, आप इंतज़ार करेंगे, सब इंतज़ार करेंगे, तो ये बला, ये आफत हम पे भी ज़रूर आएगी। कोयटा वाले ये ना समझें कि ये नहीं आएगा। जैसे कि इन्होंने बताया कि पंजाब और सिंध वगैरह में और इनकी कोशिशें हैं, अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। तो आप सब ये कोशिश करें कि एक, जैसे बिस्मिल साहब बता रहे हैं कि टीम तश्कील दी जाए और एक ग्रुप डॉक्टरों का ऐसा हो कि वो आपस में मिल बैठ कर इसके बारे में सोचें और मीटिंग्स करें, और मीडिया के थ्रू और अखबारात के थ्रू ये बात जो है इन तक पहुँचनी चाहिए कि यहाँ पर भी होम्योपैथ्स डॉक्टर्स हैं जो जानते हैं और होम्योपैथी के बारे में उनकी मालूमात हैं, और वो हमसे ज़रूर इसके बारे में जो है वो लड़ेंगे, झगड़ेंगे, हमसे जो है ये मनवा के रहेंगे। तो आप सब कोशिश करें, और अमरनाथ बिस्मिल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह इनको जज़ाए खैर दे। आप सब दुआ करें कि अल्लाह इनको सेहत तंदुरुस्ती दे और अल्लाह इनको सलामत रखे, और हमेशा होम्योपैथी के लिए जो इनकी ख्वाहिशें हैं, जो मेहनतें हैं,
उनकी भी अल्लाह पाक इनको जो है जज़ा खैर अता फरमाए। आमीन। और सेहत के लिए लाजमी आप ज़रूर दुआएं कीजिए। मैं भी करता हूँ, बाकी भाइयों से भी यही गुजारिश है कि मोहम्मद इस्माइल साहब इसके बावजूद आप जब भी देखते हैं कि कभी भी आए हैं तो बहुत ज़्यादा आपके साथ जो है वो नॉलेज शेयरिंग हुई है। और इस तरह की मैं समझता हूँ कि जो भी कंपनियां हैं जो भी आई हैं नॉलेज शेयरिंग नहीं होती। जैसे कि मोहम्मद इस्माइल साहब आते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज जो है हम हासिल करते हैं उनसे। तो अगर हम कुछ खैर दें और आप लोगों का जो भी सवाल हो वो मोहम्मद इस्माइल साहब से कर। दो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। एक है हेल्थ केयर कमीशन। हेल्थ केयर कमीशन जो है ये प्रोविंशियल कमीशंस होते हैं, सूबाई इदारे होते हैं, सूबे के इदारे हैं। जैसे बलूचिस्तान एक सूबा है, इसका अपना हेल्थ केयर कमीशन है, लेकिन कमीशन के रूल्स रेगुलेशन MSDS बाईलाज वही होते हैं जो दूसरे के हैं, ऊपर नीचे करते हैं अकॉर्डिंग टू द लिमिट्स ऑफ द सूबा, कि सूबे में क्या क्या है। दूसरा इदारा है उसका नाम है ड्रैप, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। वो फेडरल इदारा है, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रन करती है। हेल्थ केयर कमीशन गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान रन करती है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब रन करती है, गवर्नमेंट ऑफ सिंध करती है, गवर्नमेंट ऑफ KP करती है। तो जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान है उसके बुनियादी तौर पर 3 जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी होम्योपैथिक मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जितने मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको फॉर्म 6 जारी करना। उसके बगैर कोई शख्स मैन्युफैक्चरिंग करे तो उसकी बहुत बड़ी पनिशमेंट्स हैं। आप नंबर 2, फॉर्म 6 सिर्फ एक फैक्ट्री के लिए है जो गवर्नमेंट के बाईलॉज को, उनके बनाए हुए कवानीन को फॉलो करते हुए उसकी इंस्पेक्शन होगी, वो क्वालिफाई कर देगी तो उन्हें फॉर्म 6 जारी हो जाएगा कि दिस फैक्ट्री इज रिकमेंडेड, कि ये अपनी मैन्युफैक्चरिंग करने की पोजीशन में है। अब उस फैक्ट्री के जो जिम्मेदारान हैं वो फिर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट एनलिस्टमेंट। पहले क्या अप्लाई किया उन्होंने? मैन्युफैक्चरिंग। अब दूसरे दौर पे क्या अप्लाई करेंगे? प्रोडक्ट मींस पोटेंसी, टिंचर, बायोकेमिक, ड्रॉप्स, सीरप, टैबलेट्स, क्रीम, आइंटमेंट वगैरह वगैरह। हर प्रोडक्ट की एक एनलिस्टमेंट है। अगर आपकी होम्योपैथी की 17,000 पोटेंसियां हैं तो 17,000 एनलिस्टमेंटें होंगी, एक एनलिस्टमेंट नहीं होती। हर पोटेंसी की अलग एनलिस्टमेंट है। लेकिन अगर एकोनाइट 30, 200, 1000, 10M, 1M, LM वट एवर दे आर, वो एक रजिस्ट्रेशन है, 1 है, पोटेंसियां उसके अंदर आ जाएंगी। ठीक है। तो BM ने कोशिश बहुत की। BM ने तकरीबन 2217 एनलिस्टमेंट ली हुई हैं, जो पाकिस्तान का हाईएस्ट स्कोर है। क्योंकि हमारे बाद जो दूसरी कंपनी है उनके पास तकरीबन 16,600 कुछ एनलिस्टमेंट है। हमारे 2217 क्यों थी? क्योंकि हमारी एक्सपोर्ट की वजह से बहुत सारी मेडिसिन ऐसी भी हैं जो पहले पाकिस्तान में नहीं थी। जैसे हमारी ऑटिज्म की एक सीरीज है, ऑटिज्म के बड़े मरीज आजकल आ रहे होंगे, वो पहले हम पाकिस्तान में नहीं सिर्फ अमेरिका को दे रहे थे। अभी 6 महीने हुए हैं ऑटिज्म पाकिस्तान में देने की इजाज़त हमें गवर्नमेंट से मिल गई, एनलिस्टमेंट मिल गई। अब वो आ रही है, मतलब आपको बलूचिस्तान भी मिल जाएगी। फिर एक इन्फा सीरीज थी जो हमने 10 साल तक यूरोप अमेरिका को प्रोवाइड की। अब वो इन्फा सीरीज हमने एक स्प्रे फॉर्म में, जो छोटे बच्चे होते हैं, 1 दिन का बच्चा, 2 दिन का, महीने का, 10 दिन का, कि जिसको दवाई देनी है तो वो डॉक्टर कहता है जी वो पाउडर लें, चमची में डालें, पानी डालें, बच्चे के मुंह में डालें। हमने वो मसला ही ख़त्म कर दिया। हमने एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के तहत एक स्प्रे बनाया जो बच्चे का मुंह ऐसे खोलें, उसके मुंह में 2 स्प्रे कर दें, ऐसे मुंह के अंदर ही, वो मुंह के अंदर ही रह जाएगा, वो लिपट जाएगा और वो टेस्टी होता है, बच्चा उसको चूस लेता है। वो हमने कॉमन जो 10 डिजीज़ जो WHO ने इन्फेंट्स और टॉडलर्स के लिए डिसाइड की हुई हैं कि ये बीमारियां बच्चों में पैदा होती है, उसकी हमने वो इन्फा सीरीज बनाई हुई है और वो 1 साल से पाकिस्तान में आ चुकी है। अगर आपको नहीं मालूम तो जो BM के आपके बलूचिस्तान का ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप का, उसमें जो दोस्त शामिल नहीं हैं वो अपना नंबर दे के शफकत साहब को बलूचिस्तान में एंट्री कर लें। उसमें डेली बेसिस पे कोई ना कोई प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आती रहती है, नॉलेज शेयरिंग होती रहती है।
और इसी तरह से जो ऑटिज़म सीरीज़ है वो भी आ गई है। और इस वक्त वाहिद कंपनी है पाकिस्तान की BM जिसके पास 4 आई ड्रॉप्स हैं। 4। पहले तो ये सुनते थे ना आप लोग कि यूफ्रेजिया है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी ने सेनेरिया बना दिया। BM ने कॉप्टस टीटा एक आई ड्रॉप इंट्रोड्यूस किया हुआ है पाकिस्तान में। इंशाल्लाह उम्मीद बड़ी है इस दिसंबर तक पाकिस्तान में हम वो इंट्रोड्यूस कर देंगे। और दूसरा हमने रूटा ग्रेवियोलस आई ड्रॉप इंट्रोड्यूस किया हुआ है। वो अमेरिका और दीगर यूरोपियन ममालिक के अंदर तो वो जाता है, लेकिन पाकिस्तान में वो दिसंबर तक इंट्रोड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। इसी तरह हमारी कुछ ऐसी ऑइंटमेंट हैं जो आउट ऑफ कंट्री जाती हैं, पाकिस्तान में हमारी वो दिसंबर तक वो भी आ जाएंगी, जिसमें एक सोरेलिया है, ये फुलबेरी की ऑइंटमेंट है। इसी तरह पाइल्स की ऑइंटमेंट है। इसी तरह और 6, 7, 8 ऑइंटमेंट हैं। वो हमारे, क्योंकि उनके साथ हमारे कुछ एग्रीमेंट होते हैं आउट ऑफ कंट्री के साथ कि हम जब तक उनका एग्रीमेंट पूरा नहीं होता हम वो दुनिया के किसी और मुल्क को नहीं दे सकते। तो ये इंशाल्लाह प्रोडक्ट बहुत इफ़ेक्टिव है, बड़ी एफिकेसी है। आपको प्रैक्टिस में इनके अच्छे नताइज भी नज़र आएंगे। जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी है वो इन प्रोडक्ट को रजिस्टर करके एक नंबर देगी, तब वो प्रोडक्ट आपकी मार्केट में आपके शेल्फ पे आ सकेगी, वरना नहीं आ सकती। अगर वो बगैर नंबर के आएगी, बगैर फॉर्म 6 के आएगी, तो कोई भी ड्रग इंस्पेक्टर उस दुकान का चालान करके वो दुकान सील कर सकता है। इसलिए आपने ये याद रखना है कि ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी के इंस्पेक्टर को बोलते हैं FID, फेडरल इंस्पेक्टर ऑफ ड्रग्स। और अगर आपके सूबे का इंस्पेक्टर है बलोचिस्तान का, तो उसको बोलते हैं DI, ड्रग इंस्पेक्टर। वो सूबा आगे आ जाएगा, सूबे का नाम। बलोचिस्तान आएगा तो उसका कोड लगा होता है BL, पंजाब होगा तो PB लगा होता है, KP लगा होता है, तो वो KH लगा होता है। तो वो DI के नाम से आता है। वो जब अपना चालान काटता है तो DI सा स्टैंप लगी होती है। FID काटेगा चालान तो FID का मतलब है कि फेडरल गवर्नमेंट का इंस्पेक्टर आपका चालान देख रहा है और उसको पूरा इख्तियार है देखने का। ठीक है जी। तो डॉक्टर साहब ने जो जिक्र किया, तो ये 2 डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं। ड्रग इंस्पेक्टर, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी आप पर किस तरह से असरअंदाज होती है, ये भी क्वेश्चन है एक अलग। लेकिन सबसे ज्यादा आप पर असरअंदाज होने वाला इदारा बलूचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन है। क्योंकि मैंने जब 2012 में 13 में इसके ऊपर अवेयरनेस सेशन स्टार्ट किए थे ना, तो लोगों ने नाम किया था कि ये मानुल्लाह बिस्मिल की वजह से कानून नाफज हो रहे हैं। देखिए, अगर आप एक अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, आपका क्लिनिक साफ सुथरा होगा, बेशक क्लिनिक 10 बाई 10 फुट के कमरे में क्यों ना हो, उसके अंदर अच्छी टेबल लगी हो, साफ सुथरा सा माहौल हो, ख़वातीन के बैठने की मुनासिब जगह हो, मर्दों के बैठने की मुनासिब जगह हो, भले वो एक बेंच ही क्यों ना लगा हो, आगे पर्दा क्यों ना लगा हो, एक तरफ लेडीज बैठी हैं, हाथ धोने के लिए भले आपने ये पानी की बोतल ही क्यों ना रखी हो मेज़ के नीचे। मैं स्टैंडर्डों की बात कर रहा हूँ, ये स्टैंडर्ड है उसके अंदर। मैं आपको छोटी सी एक एग्जांपल दे के फिर मैं बात को क्लोज करूंगा, फिर आपके सवाल लेता हूं। मैं जब 2014 में हम लोग कंपाइल कर रहे थे MSDS पंजाब के लिए, 2 पॉइंट पर मेरा शदीद इख्तलाफ हो गया इनके साथ, बल्कि मैं वीटो कर गया, मैं उठ के चला गया अपने साथियों के साथ। मेरे 3 मेंबर थे, कुल 7 मेंबर की कमेटी थी, एक उनका मेंबर था, 3 हमारे डिफरेंट लोग थे और बीच में। फिर ये मेरे साथ आए कि नहीं जी आप आए बैठे, ये किस तरह हो सकता है कि आप नहीं होंगे तो ये होगा। मैं कहा नहीं, बात ये है कि आपका तरीक़ेकार गलत है। उन्होंने क्या लिखा था MSDS के अंदर कि हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक में अगर बिजली जाएगी तो वो जनरेटर का इंतज़ाम करेगा। हर होम्योपैथिक डॉक्टर अपने क्लिनिक में अपने मरीजों का रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक रखेगा। इलेक्ट्रॉनिक मींस कंप्यूटर लगाएगा, लैपटॉप लगाएगा, उसके हिसाब में पूरा डाटा बनाएगा, पूरा रिकॉर्ड रखेगा उसका। नंबर 3, हर होम्योपैथिक क्लिनिक के अंदर एक वॉशरूम होगा ताकि मरीज को वॉशरूम की जरूरत पड़े तो मरीज वो इस्तेमाल कर सके। ठीक है। हर क्लिनिक के अंदर मरीज को चेक करने के लिए एक अलहदा रूम होगा, लेकिन किसी खातून को कोई डॉक्टर अलहदगी में चेक नहीं कर सकेगा। ये मैंने 4 पॉइंट बोले हैं अभी आपको। ये आपको तो अभी 32 पॉइंट पे शायद बंद कर देंगे या 33 पे बंद कर देंगे। हमने तो पंजाब में 32 पॉइंट के ऊपर क्लोज किया था
और सिंध के शायद 29 पॉइंट पे क्लोज किया है। केपी वालों के अभी भी 42 या 41 पॉइंट्स हैं। लेकिन हर इंडिकेटर के साथ ना आगे 7-7 पॉइंट्स होते हैं, उनको फिर डिस्कस करना होता है। तो मैं ये जो 4 पॉइंट आपको बोले हैं, ये 4 पॉइंट आपको समझ आइए कि ये क्या नॉनसेंस है। उन्होंने कहा जी कि आपके क्लिनिक पे रिकॉर्ड होगा, आपका रिसेप्शन होगा, वो आपके अपॉइंटमेंट इशू करेगा, ये करेगा, वो करेगा। मैंने उनको एक एग्जांपल कोट की। मैंने कहा जी मेरा नाम अमानुल्लाह बिस्मिल है, मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मैं अपनी प्रैक्टिस लाहौर के एक रिमोट एरिया में करता हूं, जो कि लाहौर से 50 किलोमीटर दूर है, एक गांव में है। और मैं अपनी प्रैक्टिस किसी दुकान में नहीं करता, मैं दुकान का किराया अफोर्ड नहीं कर सकता। मेरा घर एक गली में है और मेरी बैठक गली में खुलती है और मेरी बैठक का साइज 10 बाई 10 फुट है। मैंने उसमें आपका क्लिनिक खोला है, आप मेरे पे कानून लगाएं, मैं क्यों नहीं कर सकता? मेरा पॉइंट बनता है या नहीं बनता? बनता है ना? क्योंकि मैंने अपनी प्रैक्टिस या अपने आप को नहीं देखना, या दुरानी साहब की प्रैक्टिस को नहीं देखना, या और दोस्तों के जिनके अच्छे अच्छे बड़े क्लिनिक्स हैं। मैंने हर उस डॉक्टर को देखना है जो सबसे छोटे सेटअप में बैठा हुआ है, क्योंकि वो प्रूव होगा तो बाकी सारी हो जाएगी। ऐसे ही होगा। तो जो चीज ये थी ना, उन्होंने कहा जी कि फिर अगर इस तरह होगा तो फिर तो हर गली मोहल्ले में क्लिनिक खोल लेगा। मैं कहा जी आपको क्या एतराज है? अगर वो आपके MSDS पूरे कर रहा है तो आपको क्या एतराज है? कहते जी वो जगह बड़ी थोड़ी होगी, वो जगह कैसे पूरी करेगा? मैं कहा जी बिल्कुल जगह पूरी हो जाएगी। मैंने कहा जी मैं 10 बाई 10 फुट के ऊपर आपको ड्राइंग बना के देता हूं कि 10 बाई 10 फुट के ऊपर मैंने 2 फुट बाई 3 फुट की टेबल रखनी है डॉक्टर की, एक मैंने कुर्सी रखनी है। ठीक हो गया? दाईं तरफ मैं यहाँ एक पर्दा लगाऊंगा, इधर मैं एक बेंच रखूंगा, 4-5 खवातीन बैठ सकती हैं। इधर मैं मर्दों के लिए एक बेंच लगा दूंगा, वो बैठ जाएंगे। पास में अपने स्टूल रख लूंगा और बैक साइड पे मैं अपनी डिस्पेंसरी लगा दूंगा, वहां से मैंने दवाई बना के उसको दे देनी है। ये मेरा पॉइंट था। क्या ये पॉइंट मेरा वैलिड है कि जस्टिस करता है या नहीं करता? छोटे छोटे दोस्तों के लिए उनको सोचना है आपने। उनको सोचेंगे तो फिर अल्लाह मियां आपको और बरकत देगा। ये हमारी तकरीबन इसके ऊपर 6-7 सेशंस हुए। आज आप MSDS पंजाब खोल के देखें, वहां से उन्होंने एरिया लिमिट वाली लाइन उड़ा दी हुई है, क्योंकि वो कहते थे अगर हम लिखेंगे तो हम पाबंद हो जाएंगे, हम उड़ा देते हैं। मैं तो लिखवाना चाह रहा था, तो मैंने कहा चलो उड़ा भी दे, कानून की जंग लड़ने के लिए ये तो होगा ना जी, कहाँ लिखा है कि मैंने 4 मरले में क्लिनिक बनाना है, या कहाँ लिखा है कि मैं 6 बाई 6 फुट में क्लिनिक नहीं बना सकता, मुझे जगह दिखा दें आप। तो मैंने कहा जी उड़ा दें आप। इस तरह हमने वो जगह अप्रूव कराई। फिर दूसरी जंग ये लड़ी मैंने कि उन्होंने कहा जी कि हर क्लिनिक में बत्ती जाती है, ये होता है, वो होता है, खवातीन बैठी होती हैं, मर्द होते हैं, बच्चे होते हैं, तो फौरन आपका UPS ऑन हो जाए, फौरन जनरेटर ऑन हो जाए आपका। मैं कहा जी मेरे पास तो पैसे नहीं है, आप मुझे पैसे दे दें, मैं जनरेटर ले लेता हूँ। क्या ख्याल है जी? ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास जनरेटर एक है। मैंने अपनी जेब से एक मोमबत्ती निकाली, एक मैंने इधर से माचिस निकाली। मैंने कहा मेरा ये जनरेटर है, मैं तो ये लगाऊंगा। आप मुझे कहें कि आप मुझे नहीं प्रूव करते, मैं कहा मैं कोर्ट से जाके प्रूव करा दूंगा। हर घर में मोमबत्ती जलती है, कहाँ नहीं जलती? आप शहर को छोड़ दें, पूरे पाकिस्तान के शहर होंगे 25, 30, 35, 40, 50, 60। पूरे पाकिस्तान के जो पेरिफेरीज होंगे वो होंगे थाउजेंड्स। वहां आज भी UPS नहीं है, आज भी जनरेटर नहीं है, आज भी लालटेन जलती है। एग्री करते हैं कि नहीं? लालटेन को और मोमबत्ती को बंद हो जाना चाहिए, तो उसकी कंपनी बंद करें फिर हम लोग लगाएंगे। मैंने कहा जी लालटेन भी जलेगी, मोमबत्ती भी जलेगी, आप उसकी अप्रूवल भी देंगे और आप उसको मना नहीं कर सकते। वो फिर थोड़े से इस पर भी बड़ी बहस हुई। फिर वहां पे लफ्ज पता क्या ऐड कराया उन्होंने कि अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट में प्लीज बी मैनेज्ड इफ द पावर्स ऑफ सडन ब्रेकडाउन होता है, तो कोई ना कोई मुनासिब इंतजाम होना चाहिए कि बत्ती चलाने के लिए। फिर ये लफ्ज मैंने ऐड, ये पढ़ेंगे आप, मैं दूंगा आपको पंजाब की कॉपी, ये ऐड कराया मैंने। ये मेरे गुनाह हैं जो मैं तस्लीम कर रहा हूं कि ये मैंने काम कराए हुए हैं। अब आ जाए तीसरी बात पे।
कि जी कोई भी क्लिनिक जो है ना वो अप्रूव नहीं होगा जब तक उस क्लिनिक के अंदर बाथरूम नहीं होगा। मैंने कहा मेरा भाई, अल्लाह के बंदो, मुझे आप जरा लेके चले एलोपैथिक डॉक्टरों के क्लिनिक पे, कितने क्लिनिक के अंदर बाथरूम होता है। मैं क्या आप वो बात करें जो प्रैक्टिकल वायबल हो। कहते जी फिर इसको कैसे हल करें, कोई खातून है वो डायबिटिक है, कल को मैं क्या आप कहेंगे कि डिसेबल मरीज है, आप डिसेबल बाथरूम अलहदा लगाओ और दूसरा अलहदा लगाओ, तो मैं क्या हाउ इट इज पॉसिबल। मैं क्या एक होम्योपैथ डॉक्टर बेचारा 5, 7, 10 हज़ार रुपये महीना अपना किराया पता नहीं कैसे निकालता है, अपने बिजली का बिल पता नहीं कैसे पूरा करता है क्लिनिक का, और आप बातें कर रहे हैं बैठ के कि जनाब ये करो वो करो, खर्चा कौन पूरा करेगा उसका। बात जेन्युइन थी या नहीं थी, ये भी मैं मना के उठा वहां से। मैंने कहा नहीं, हम ये नहीं करेंगे, हम यही करेंगे जो प्रैक्टिकली पॉसिबल है उस डॉक्टर के लिए जो बहुत ज्यादा रिमोट एरिया में बैठता है और जिसकी पहुंच जो है ना वो लाखों में नहीं है, हजारों में भी नहीं है, 100, 200, 150 रुपए में है। उसकी अगर हम ख्याल करेंगे अल्लाह भी हमारी मदद करेगा इंशाअल्लाह ताला। तो उस पॉइंट को वाशरूम वाले को फिर हमने वही लफ्ज उन्होंने वहां से निकाल के वाशरूम वाला, तो उन्होंने कहा जी कि हम ये कर देते हैं कि कोई अप्रोप्रिएट अरेंजमेंट किया जाए। मैं कहा जी नहीं सॉरी, ये भी नहीं करेंगे आप। मैं कहा कल को कोई मसला हो गया, कोई बंदा हम पे केस कर देता है कि जी मेरी बीवी चेक कराने गई थी, उसका वहां पेशाब निकल गया क्योंकि इनके पास अरेंजमेंट नहीं था, तो मैं आपका केस बुक करता फिरूंगा जाके, क्योंकि ये हेल्थ केयर कमीशन एक कोर्ट भी है साथ। मैं ये भी आपको बता दूं, ये अपने केस सिर्फ और सिर्फ इसका फैसला डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत में चैलेंज हो सकता है हेल्थ केयर कमीशन का, दूसरा कोई जज इसका फैसला भी नहीं लेता, इसका केस भी नहीं लेता। ये भी मैंने आपको बातें बतानी है सारी, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है ये वाली। और तीसरी चीज फिर अल्टीमेटली मैंने ये वाला उसमें से पॉइंट निकाल दिया, इन्होंने फिक्रा ही निकाल दिया कि वॉशरूम का वो बीच में रखे। मैंने कहा चलिए इससे भी जान छूट गई। चौथी और आखिरी चीज जो इसमें थी, एक मैंने लाइट वो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की। मैंने कहा जी मुझे आप ये बताइए कि मैं एक प्रैक्टिशनर हूं, मेरी इतनी उम्र है, मैंने कभी कंप्यूटर को हाथ नहीं लगाया, मुझे ये मोबाइल चलाना नहीं आता, तो मैं कंप्यूटर में डाटा कैसे फीड करूंगा। अब क्या वो बात करें जो प्रैक्टिकल वायबल है, जिसको हम कर सके, जिसको मेरा डॉक्टर कर सके। देखे ना, एक लम्हे के लिए सोचे, मैं तो उस वक्त पंजाब सोच रहा था, लेकिन अगर मेरा आप वीएन देखिए तो मैं पूरा पाकिस्तान सोच रहा था, क्योंकि ये हर सूबे में ये मसाइल है। देखें मेरे साथ और भी बहुत सारे साथी यहां बैठे होंगे जो कंप्यूटर लिटरेट नहीं होंगे, जो लैपटॉप लिटरेट नहीं होंगे, जो लैपटॉप को ऑपरेट नहीं करना जानते होंगे। ऐसा है ना जी। मैंने कहा जी आप होम्योपैथिक के डॉक्टर की प्रैक्टिस की एक मिसाल मैं आपको दे देता हूं कि वो प्रैक्टिस कैसे कर सकता है, और आपके एलोपैथिक डॉक्टर भी ऐसे ही प्रैक्टिस करते हैं मोस्टली। मैं कह जी एक मरीज आता है, डॉक्टर ने पर्चियां काट के रखी होती हैं, वो हर महीने का उसने नंबर लगाया होता है। आज मैंने 10 मरीज देखे, अगले दिन की डेट में फिर 20 देखे, तो हर पर्ची पे उस दिन के मरीज का नाम, उसकी उम्र, उसका नंबर, और उस पर्ची की 2 पर्चियां होती हैं। एक पर्ची वो अपने पास रख लेता है और एक पर्ची वो मरीज को दे देता है। उसके ऊपर उसने उसकी मरज, सिम्टम, अलामात, दवाई लिखी होती है, और वो क्या करता है कि एक महीने में जितनी पर्चियां इकट्ठी होती है ना, वो एक चूंडी लगाता है उसको, और वो उसको अपने दराज में रख देता है कि ये जनाब मेरे जनवरी के मरीज हैं। अब जनवरी का मरीज आ गया अप्रैल में, 3 महीने बाद, कि डॉक्टर साहब आपने मुझे दवाई दी थी बवासीर के खून की, मुझे आता था, तो वो मैं नुस्खा ले गया था 10 दिन का आपसे, तो मुझे बड़ा फ़ायदा हुआ, मेरा खून नहीं आया। तो फिर मैं इधर चला गया, उधर चला गया, तो मेरा दोबारा बवासीर शुरू हो गई, खून आ गया। डॉक्टर ने कहा तुम कब आए थे? पर्ची है तुम्हारे पास? कहता जी वो तो गुम हो गई है। डॉक्टर ने कहा अच्छा तुम कब आए थे? कहता जी मैं आपके पास ना जनवरी के महीने में आया था। उन्होंने कहा जनवरी के शुरू में आए थे कि आखिर में आए थे? उन्होंने कहा शायद मैं जनवरी के शुरू में आया था। डॉक्टर ने दराज खोला, जनवरी की चूंडी निकाली, उसके बीच में 50-60 पर्चियां लगी हुई थी। देखते 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 देखते, हाँ भी तेरा नाम मोहम्मद सिद्दीक है? हाँ जी मोहम्मद सिद्दीक है। ए तेरी पर्ची है जी। मैं कही मेरा डॉक्टर तो ऐसे काम करता है। मैं कहा जी आपके एलोपैथिक डॉक्टर भी ऐसे ही करते थे। आज अगर उनको अकल आ गई है तो हमें भी उतना टाइम चाहिए अकल लेने के लिए।
मैं कहा या फिर एक और हल हो सकता है, अगर आपने होम्योपैथिक डॉक्टर से कंप्यूटर लगवाना है और उनको इलेक्ट्रॉनिक डाटा मुकम्मल करना है, तो मैं कहा जी मैं इसकी जिम्मेदारी लेता हूं, लेकिन एक शर्त पे कि आप पूरे मेरे जितने होम्योपैथिक डॉक्टर हैं सबको एक एक लैपटॉप लेके दें और एक एक महीने का ट्रेनिंग प्रोग्राम करा के दें अपने खर्चे पे। सब के कान खड़े हो गए थे, कान लाल हो गए बल्कि सब कि ये पैसे कैसे आएंगे। 1-1 लाख रुपए का लैपटॉप कौन लेके देगा? गवर्नमेंट तो भुखी नंगी, पहले अपने पास पैसे नहीं है उनके, तो क्या ये उनके साथ खेलने का ये खेलने के तरीके आपको सिखा रहा हूं कि कैसे खेलना है आपने उनके साथ। और ये जुर्रत होनी चाहिए ना बात करने की। मैं तो नहीं डरता था किसी से भी, क्या करते, कोई मसला नहीं है, ज्यादा से ज्यादा यही कहेंगे उठ के बाहर चले जाओ, तो मैं कल्ला तो नहीं होऊंगा ना, फिर मेरे साथ मेरी एसोसिएशन भी होगी, लग पता जाएगा उनको, मैं सीधा कोर्ट चला जाऊंगा अगले दिन कि भाई इन्होंने ये किया हमारे साथ। लेकिन जुर्रत के साथ बात करनी है, आप अपना हक मांग रहे हैं, आप भीख नहीं मांग रहे। ये जेहन में रख के आप लोगों ने अपनी कमेटी बनानी है और ये जेहन में रख के आप लोगों ने बात करनी है। अदब व एहतराम का दायरा कायम रखना है, गुफ्तगू में एहतराम कायम रखना है, उससे हमने नीचे नहीं आना, क्योंकि वो हमारा शेवा नहीं है, हम प्रोफेशनल हैं, लेकिन हम अपनी इज्जत नहीं किसी के हाथ में देंगे। हम रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन से बिलोंग करते हैं और इसी को लेकर हम आगे चलेंगे। और ये वाली बात जो कंप्यूटर वाली थी, वो अल्टीमेटली काफ़ी सेशंस हुए, फिर अल्टीमेटली वो फारग हो गई जाके वो चूड़ी वाली पर्ची के ऊपर कि या वो बना लें या रजिस्टर बना लें। आप में से बहुत सारे दोस्तों ने रजिस्टर बनाए होंगे, डेट वाइज ऐसे ही है ना, तो अब वो चलता है। अब यहाँ भी ये रौला आएगा। बलोचिस्तान सिंध में तो मैंने वो रजिस्टर वाला मसला करवा दिया था, उनको तो मैंने कहा था कि आपने आगे जाना ही नहीं है, आपने रहना है इसके ऊपर। तो ये 4 बातें थी मेरे जहन में जो मैंने कहा मैं आपसे, ये बड़ी जंग हुई, ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं है, हम 6 महीने लड़ते रहे इसके ऊपर, 6 महीने में लड़ाइयाँ होती रही हैं। और सबसे ज्यादा वहां ये मशहूर था कि जी बिस्मिल साहब अप्रूव नहीं होने देते, बिस्मिल साहब इस बात को आगे चलने नहीं देते, ये हर बात में बीच में डिच डाल देते हैं। तो भाई तुम कल को लैपटॉप का फैसला कर दोगे, तुम कल को बाथरूम का फैसला कर दोगे, तुम कल को पुट्ठे सीधे पंगे ले लोगे, तो मेरे ये बेचारे लोग कहां से पूरा करेंगे? तो मैं तो नहीं करने दूंगा। ऐसे ही बलोचिस्तान में भी आपने, मैं हाजिर हूं, बुला ले मुझे, बिठा ले बीच में, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन आप लोगों ने अपनी जंग लड़नी है। तरीका मैं बताऊंगा, कानून मैं दूंगा, रूल्स मैं बताऊंगा, रेगुलेशंस जो उसको इंप्लीमेंट करते हैं मैं वो भी दूंगा, और सब कुछ उर्दू में दूंगा। आप आसानी से पढ़ें, छुपा के रखें, मीटिंग में जब बैठें वो बात करें तो कहें जनाब मैं ब्रीफ करना चाहता हूँ। अपने अंदर कमेटी में 6 लोग अभी चुन लें, बेशक हम आपको अपने लाइसेंस के ऊपर नोटिफिकेशन जारी करेंगे कि जी ये कमेटी हमने तैनात किया है, जो बलोचिस्तान हेल्थ केयर कमीशन के साथ बैठ के MSDS को तरतीब देगी, इंडिकेटर्स को तरतीब देगी। और वो लोग अगर आप करेंगे ना, तो आपने वैसे ही सोच के करना है कि भाई मेरा जो बंदा बहुत दूर प्रैक्टिस कर रहा है बैठ के, वो बेचारा कितनी जगह पे बैठा हुआ है। मैंने तो ऐसे ऐसे क्लिनिक भी देखे हैं, मैं अब खुद चश्मदीद गवाह हूं, यकीन करें वो बेचारा प्रैक्टिस कर रहा होता है, ऊपर से पानी चो रहा होता है, उसकी टेबल पे गिर रहा होता है। मैंने ऐसे भी क्लिनिक देखे। तो क्या उनका क्लिनिक बंद करा दूं मैं? क्यों भाई, वो सर्विस तो दे रहा है बेचारा। तो ये चीजें हाँ, मैं इस बात से मुत्तफिक हूं कि हमें अच्छा करना चाहिए, बेहतरी की तरफ लेके जाना चाहिए, लेकिन ओवरनाइट ना तो रोम बना था, तो ना ओवरनाइट हम अपने क्लिनिक को आज एक बहुत जो है ना छोटे लेवल से उठा के तो रातों रात हम उस पर 10-20 लाख रुपया लगा के उसको बिल्कुल ऊंचे ले जाए, ये हर डॉक्टर के लिए प्रैक्टिकली वायबल नहीं है, मुमकिन नहीं है। ठीक है जी। ब्लेम किया जाता है होम्योपैथी को स्टेरॉइड्स, और जब कभी भी कहीं पे भी छापा आता है तो कुछ चीजें उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि इसमें स्टेरॉइड मौजूद है। तो ये अक्सर यहाँ होती हुआ नुकसान, और उस बुनियाद पे झूठा एक वो बना के तो कम किया जाता है। क्योंकि होम्योपैथी में तो स्टेरॉइड के वैसे भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन इनके पास जो स्टेरॉइड है, जैसे या सोलो के नाम से ऐसे और बहुत सी चीजें, तो होम्योपैथी को अक्सर क्यों ब्लेम करते हैं कि
STI के हवाले से। इस पर सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, पिछले महीने मेरा बयान शायद आप लोगों ने अखबार में पढ़ा हो या सोशल मीडिया पे देखा हो, जब मैं मिनिस्टर से मिला तो मिनिस्टर ने 4 होम्योपैथिक फैक्ट्रियाँ सील करवाई थी, जिसमें एक BHP भी शामिल थी लाहौर की, फिर एक और कोई फैक्ट्री थी, मेरे जहन में अब नाम नहीं आ रहा उसका। तो उसके बाद मुझे एक सोनेक्सो थी, उसका एक सेक्शन डील किया उन्होंने, सील किया उन्होंने। तो ब्लॉसम की भी थी, इस तरह मतलब आए मेरे उन्होंने राब्ते किए मेरे से। तो मैंने कहा अच्छा मैं मिनिस्टर से खुद मिलता हूँ। हालांकि मैं बीमार भी था, मिनिस्टर से कोई थोड़ा सा ताल्लुक भी था, क्योंकि वो मेरा पेशेंट किसी ज़माने में रहा था जब पिछली बार मिनिस्टर था वो। तो खैर मैंने कॉल शॉल करके टाइम तय कर लिया, मुलाकात हुई, उसने उसी वक्त ऑर्डर कर दिए। उसी वक्त DG बैठा था, CDC बैठा था उनका, और उनका एडिशनल सेक्रेटरी बैठा था। उन्होंने कहा अभी कोई होम्योपैथिक फैक्ट्री सील नहीं होगी। मैंने उसके कोट किए हुए वर्ड्स, अगर उसके पास फॉर्म 6 है, फॉर्म 7 है, वो लीगल काम कर रही है, तो वो सील नहीं होगी। वो फैक्ट्री सील होगी जिसके रॉ मटेरियल स्टोर से अलेज्ड मटेरियल वो मटेरियल होता है जो होम्योपैथी का नहीं है, और वो दूसरा कोई पैरासीटामोल पड़ा हुआ है, कोई स्टीरॉयड दर्दों की गोलियां बनाने के लिए कोई स्टीरॉयड पड़े हुए हैं, कोई और चीज़ें पड़ी हुई हैं। तो उसने मुझे वहीं पे कह दिया कि बिस्मिल साहब ये सुन लें ऑर्डर मेरा, उसके लिए अगर आप सिफारिश लेके आएंगे तो फिर हम क्या करेंगे। मैंने वहाँ ये कहा अगर कोई फैक्ट्री स्टीरॉयड के टेस्ट में पकड़ी जाती है और आप उसको सील कर देते हैं, एक सैंपल उसके पास है और एक आपकी लेबॉर्ट्री निकालती है, और हमारे पास अपीलिंग राइट भी है कि हम सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से भी उसको चेक कराएं कि इसमें स्टीरॉयड है या नहीं है, अगर वो निकलता है तो मैं उसको बैक नहीं करूँगा। ये मैंने ठीक बोला या गलत बोला? नंबर 2, अब डॉक्टर साहब पे सवाल पे आते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर्स के क्लिनिक पे अक्सर ये बात की जाती है कि जी वो पुड़ियों में कोई ना कोई चीज़ बांध देते हैं, कुछ कर देते हैं, ये है वो है फलां है। तो ये बात पंजाब की तो मैं आपको एग्जांपल दे सकता हूँ कि क्योंकि पंजाब में हर चौथे दिन मेरे पास कोई कंप्लेन आई होती है जी क्लिनिक सील हो गया, क्लिनिक डीसील करवा दे। 2, 3, 4, 5, 7 दफ़ा मैं खुद पंजाब हेल्थ केयर कमीशन जाता रहा, डायरेक्टर लाइसेंसिंग से, दीगर से रिक्वेस्ट करके कि यार ये प्रैक्टिसिंग लोग हैं, बेचारे मेहनत कर रहे हैं। जब मैंने 6-7 क्लिनिक डीसील करवा दिए ना, तो फिर कुछ लोगों के पेरीफ्रीज के अंदर से जो ही लाहौर से बाहर कसूर निकल जाए, चूनियाँ निकल जाए, मंडी बाउद्दीन इधर उधर चले जाएं, क्लिनिक सील हो गया जी। और मुझे डॉक्टर का फ़ोन आया कि जी देखिए जी मेरे पास तो कुछ भी नहीं था, मेरे पास एक पत्ता पड़ा हुआ था, पता नहीं प्रेडनिसोलोन के किसका, वो मैं खुद खाता हूँ, मुझे दमे की बीमारी है, वो है, ये है, फलां है। तो उन्होंने वो पत्ता भी रख लिया और मेरी दवाइयाँ भी उठा के ले गए और मेरा स्टेथोस्कोप भी ले गए और ये भी कर गए, ये भी कर गए। इस तरह की मुझे कुछ 6, 7, 8 लोगों से कंप्लेंट्स आई। फिर वो मेरे पास भी आए कि जी आप हमें डीसील करवा के दे, क्योंकि फ़ाइन इन्होंने ज़्यादा कर दिए हैं, फ़ाइन इन्होंने अब 50,000 लाख फ़ाइन कर दिया इन्होंने। मैं चला गया उनके पुरस्कार जोर पे कि जी आप कमीशन खुद आए। आप यकीन करें उन्होंने उनकी जो प्रोडक्ट सील की थी ना वो मेरे आगे रख दी, और साथ उनके दस्तखत कि जी मैं तस्लीम करता हूं कि मेरे क्लिनिक से ये चीजें बरामद हुई हैं। फिर वो टेस्टिंग लेबॉर्ट्री से उसकी रिपोर्ट भी साथ लगी हुई है कि इससे ये स्टीरॉयड मिले हैं, इसमें आइबोब्रूफिन मिली है, इसमें पॉन्स्टॉन का मटेरियल क्या होता है जी, मेफनेमिक एसिड मिला है, फिर वो जो होता है ये अल्लाह आपका भला करे, ये जो डेक्लोफेनिक सोडियम मिला है इनकी इस दवाई के अंदर से। और इन्होंने वो चीज़ें पाउडर करके डब्बों में रखी हुई हैं और ये लैक्टोज में मिला के पुड़िया बांध के देते हैं लोगों को। मुझे बताइए क्या मैं उनकी डीसीलिंग के लिए जंग लड़ूं? मैंने वहीं बैठे बैठे उनको ये बात कह दी कि एज ए प्रेसिडेंट मैं अपनी रिक्वेस्ट विथड्रा करता हूं, मैं ऐसे लोगों को बैक नहीं करूंगा। जिनका जेन्युइन केस होगा, वाकई वो अपने केस में जो हैं वो मासूम होंगे, गुनाहगार नहीं होंगे, उसके लिए मैं लाहौर में वकील भी देने को तैयार हूं। यहां भी हमको वकील अरेंज कर लेंगे
जिसके पास कमीशन का नॉलेज हो। ये जंग लड़ते हैं नॉलेज की यहाँ पर, क्योंकि इन्होंने ना अपनी ही अदालत बनाई हुई है अंदर। इनका अपना होता है डायरेक्टर इंक्वायरीज, इनका अपना होता है डायरेक्टर कंप्लेन हैंडलिंग, इनकी अपनी होती है जी वो जो हेयरिंग नहीं करते जो बैठ के, इन्होंने 2 बंदों की ड्यूटी लगाई होती है। वो जनाब पहले आपको बाहर जलील करते हैं, ना बाहर को कुर्सी होती है ना बैठने की जगह होती है। 4 सुबह 9 बजे बुला लेते हैं, 12 बजे तक जनाब आप जलील हो रहे होते हैं क्योंकि वो अपनी मीटिंग में होते हैं। 12 बजे पे साहब आते हैं, एक एक बंदा बुलाते हैं, हाँ भाई वो तेरा क्लिनिक सील किया है, तू है ही इस काबिल है, तेनू हमने तुमको क्लिनिक नहीं करने देना आगे। इस तरह की बातें होती हैं वहां पे। फिर ये ड्रग इंस्पेक्टर की रिपोर्ट है, ये फलाने की रिपोर्ट है, ये तुम्हारे दस्तखत हैं, हाँ जी मेरे ही हैं, तुमने खुद तो लिखा है कि हाँ जी मेरे पास ये बरामद हुआ है, मेरे से ही जबरदस्ती लिखवाया गया। ये भी लोग कहते हैं वहां पे। अब आप लोगों ने ये चीजें अपने जेहन में रख लेनी है। और मैं एक बात आपको बता दूं कि जब 2012 में हेल्थ केयर कमीशन ने पहली मीटिंग कॉल की, तो सबसे पहले मैंने जो काम किया, मैंने क्वैक्स की मीटिंग कॉल कर ली। उस मीटिंग के बाद जब मैं हेल्थ केयर कमीशन को मिल आया तो उन्होंने मुझे वहां पे अपनी मीटिंग में ये कहा जी कि हमारा मकसद क्वैकरी को खत्म करना है और हम किसी क्वैक को पंजाब में प्रैक्टिस नहीं करने देंगे। अब क्वैक्स कौन लोग हैं? भाई जिन्होंने किसी डॉक्टर के साथ काम किया है 2, 4, 6 महीने साल, उसको टीका लगाना आ गया, उसे पता है कि जनाब इसको ये बीमारी है तो मैं इसको ये टीका लगाऊंगा, ये है तो ये लगाऊंगा, अगर ये बीमारी है तो ये गोली दूंगा, अल्सर है, क्योंकि वहां तो गिनी चुनी 10, 20, 25 दवाइयां हैं, वो क्लिनिक खोल के बैठ जाता है। अब हुआ ये कि मैंने ऐसे डॉक्टर जो होम्योपैथिक रजिस्टर्ड थे, मैंने उनकी लिस्ट करवाई पंजाब की। पहले वो पूरे पंजाब की लिस्ट के अंदर तकरीबन कुछ 7,000 डॉक्टर आए, 7,000 जो होम्योपैथी की प्रैक्टिस नहीं करते थे। छोटी छोटी मिसाल ले लें, सियालकोट, गुजरांवाला, सियालकोट में 650 बंदा था, गुजरांवाला में 300-350 बंदा था, लाहौर में 1,000 से ऊपर बंदा था। फिर छोटे जिलों में कसूर में कोई 50-60 बंदे बैठे हुए हैं। तो मैंने उनकी जगह जगह जाके मीटिंग करके उनको ये कहा, आपकी होम्योपैथी की रजिस्ट्रेशन है, अगर आप कल को पकड़े जाते हैं, अगर आप मेंबर हैं हमारे एसोसिएशन के, तो हम आपको बैक नहीं करेंगे, आप अपनी प्रैक्टिस होम्योपैथी को लेके आए। वो मुझे आगे से क्या कहते थे जी कि हम होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते हैं, होम्योपैथी काम ही नहीं करती। मैं क्या भाई, होम्योपैथी काम इसलिए नहीं करती कि आपने होम्योपैथी को पढ़ा नहीं है। अगर आपने पढ़ा होता, आप कॉलेज गए होते, आपने लेक्चर सुने होते, आपने वहां कॉलेज में कोई हाउस साल की होती, कोई रगड़ा होता अपने आप को हमारी तरह, तो आज आप ये बात ना करते। फिर मैंने उनके सेशन लगवाए डिफरेंट क्लिनिक्स के ऊपर जो प्योर होम्योपैथी की प्रैक्टिस करते थे। मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि यार इनको महीने की ट्रेनिंग दो। तो अब अगर मैं कहूं तो मैं तकरीबन उन 7,000 लोगों में से मैं कम से कम भी कुछ नहीं तो 2 से 2,500 लोगों को मैं होम्योपैथी पे कन्वर्ट कर चुका हूं, प्योर होम्योपैथी पे कन्वर्ट कर चुका हूं और प्रैक्टिस कर रहा हूं होम्योपैथी की। ये है काम करने वाला आप लोग। और जो लोग नहीं कन्वर्ट हुए अभी भी करते हैं, रोज किसी ना किसी का क्लिनिक सील हुआ होता है, तो मैं फिर नहीं जाता पीछे। सर ये आखिरी सवाल है। सर सवाल ये है कि यूरोप के पास स्टेटमेंट जो है अभी भी होम्योपैथी में है, और जब हम किसी से बात करते हैं स्पेशली होम्योपैथिक स्टूडेंट्स, यूएस के पास क्या कुछ स्टेट्स में यूनाइटेड स्टेट में कुछ स्टेट्स में होम्योपैथी इज बैन। और वहाँ पे ये भी लिखा जाता है कि अगर आप कुछ स्टेट में आप मतलब मेडिसिन प्रोवाइड करते हैं तो आपने उसमें ये लिखना होगा कि दिस इज नॉट प्योर मेडिसिन, इट्स जस्ट लाइक अ प्लासिबो इफेक्ट। तो यहाँ पे पाकिस्तान में स्टूडेंट्स के लिए या डॉक्टर्स के लिए कोई डॉक्यूमेंटेड साइंटिफिक रिसर्च जो कि ये साबित कर सके दिस इज रियली वर्क, वो तो हमें पता है कि बहुत ज्यादा केसेस में होम्योपैथी काम कर रही है, लेकिन आया कोई साइंटिफिक जो डॉक्यूमेंटेड रिसर्च है वो हमें कहां से मिलेगी? डॉक्टर साहब के सवाल का जवाब मैं दे दूं। पहले तो मुझे इस सवाल का जवाब चाहिए कि ये बात डॉक्टर साहब को कहां से मिली है कि यूनाइटेड स्टेट में होम्योपैथी कुछ स्टेटों में बैन है। सर एफडीए की वेबसाइट मैं बता रहा हूँ, एफडीए की उस वेबसाइट के ऊपर से जिन स्टेटों ने होम्योपैथी को बैन किया हुआ है, होम्योपैथिक इज ए स्टेट सब्जेक्ट इन यूनाइटेड स्टेट्स। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के 4 सूबे हैं,
आपकी गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान कल ये फैसला करती है कि जी हम होम्योपैथिक सब्जेक्ट को भी नहीं ले सकते, अभी हमारे पास इसके बारे में कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है, तो लिहाजा 3 सूबे काम कर रहे हैं, चौथा नहीं कर रहा। ठीक हो गया। अब आगे चले जाते हैं। बलोचिस्तान यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो सूबे इस पे काम नहीं कर रहे या गवर्नमेंट नहीं करने देती, ओनली वन रीजन, मैं क्योंकि यूएसए को मेडिसिन सप्लाई करता हूं, मैं अमेजोन के ऊपर हूँ, बीएम खोले, अमेजोन पे जाके देखें बीएम को, और पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में मेरी सप्लाई है, सिर्फ इस वजह से हैं कि आई फॉलो FDA, मैं उनके रूल्स को फॉलो करता हूं। और BN प्राइवेट लिमिटेड इज रजिस्टर्ड एज ए BN इन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, नंबर 1। नंबर 2, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आपको सिर्फ यही नहीं छोड़ देता, वो हर 4 साल के बाद आपकी कंपनी को आके विजिट करता है, आपके रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पैरामीटर्स को देखता है, आपकी कंपनी के जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उनकी चेकिंग होती है, और उसकी एक रिपोर्ट बनती है GMP स्टैंडर्ड टेस्टिंग रिपोर्ट। तो चाहे तो आपकी कंपनी अकॉर्डिंग टू रूल्स अगर पूरी है तो वो आपको लाइसेंस जारी कर देते हैं कि यू कैन एक्सपोर्ट टू यूनाइटेड स्टेट्स। नंबर 1। नंबर 2, इसी के बैकएंड कि जो लोग जिन सूबों में होम्योपैथी की, उन सूबों ने बैन की हुई है प्रैक्टिस, वो बेसिकली बैन नहीं है, वो उनकी इंश्योरेंस जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज इंश्योरेंसेज ऑफ ए डॉक्टर आर वेरी हाई। क्योंकि एक मरीज जो किसी डॉक्टर के पास जाता है, अगर अभी नबी होती है तो इंश्योरेंस को कहता है भाई मेरा $1 लाख का नुकसान हो गया, इंश्योरेंस उसको पे करती है। लेकिन होम्योपैथिक क्लेम एप्लीकेबल उन सूबों में नहीं है। बट जो लोग FDA के रूल्स के मुताबिक मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं यूनाइटेड स्टेट्स में और प्रैक्टिस में हैं, उनको गवर्नमेंट कहती है कि आप अपने आप को इंश्योरेंस कंपनियों के साथ रजिस्टर करें और आप इनके क्लेम को खुद क्लेम करा के दें, हम आपको प्रैक्टिसिंग राइट्स दे देते हैं। और इस वक्त मोर देन 1000 लोग यूनाइटेड स्टेट में प्रैक्टिस, 1000 से ऊपर लोग ऐसे हैं जो लीगलाइज प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेरे पास डाटा इसलिए है क्योंकि मैं सप्लायर हूं उनका, तो इसलिए ये बात बिल्कुल दुरुस्त है इनकी कि कुछ सूबों में वो चीज जो है वो प्रैक्टिकली बैन है ड्यू टू इंश्योरेंस। अभी 2-3 साल पहले इंडिया की 2 कंपनियों की, बड़ी कंपनियों की 2, जिसका माल पाकिस्तान भी आता था, शायद आ भी रहा हो, वो दोनों सील कर दी गई। मेरे पास डाटा मौजूद है उनका। क्यों सील कर दी गई? कि वो अमेरिका स्टॉक बेचती थी अपना। उन्होंने कहा आप तो लोकल GMP नहीं पूरी कर पा रहे, आप अमेरिका कैसे स्टॉक बेच सकते हैं आप अपना? बोथ वर सील्ड। अब उन्होंने अमेरिका स्टॉक बंद कर दिया उनका, लेकिन उन्होंने इंडिया में स्टॉक बनाने की इजाजत लेके कंपनी में कुछ बेहतरी की है। तो खाने पे चलते हैं, बाकी बातें वहां करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू।